A very good morning, good evening, good afternoon. This is Ankita Arora, and today we are going to start with a very interesting chapter from your law, that is Insolvency Bankruptcy Code. जनरली होता ये कि इसे बहुत बल्कि ऐसा माना जाता है, बहुत बल्कि है. ऑल्दो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, हाउएवर द लॉजिक एंड द फ्लो ऑफ द चैप्टर इज रियली वेरी इजी. तो हम आज क्या करेंगे, हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऐसे मत समझो कि रिवीजन लेक्चर देख रहे हो. जस्ट कंसिडर इट एज कि हाँ रिवीजन है, शॉर्ट में होगा. ऑब्वियसली इन डिटेल बहुत कुछ नहीं होगा. बहुत कुछ नहीं होगा से मतलब ये इवन अ सिंगल कॉन्सेप्ट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बट बहुत एग्जाम्पल्स ले लेके चीजें यहाँ पे अभी नहीं की जा सकती है, दैट यू वुड अंडरस्टैंड. तो हम पहले तो सबसे पहले छोटा सा मैं 10 मिनट्स में ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू ही आपको दे देती हूँ. अपन चलते हैं उसके रिव्यू पे. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मीन्स अ स्टेज, इट इज अ पोजीशन, एक ऐसा इवेंट जहां पे जो आपकी असेट्स है वो आपकी लाइबिलिटी से क्या है, कम है. तो असेट जो है आपकी लाइबिलिटी से कम होने पे क्या हम बोलते हैं आप इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या फिर इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ गई? तो आंसर वुड बी नो. क्यों? सुनो, यहाँ पे जब हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको क्या करवा दूंगी, उसके क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल कवर करवा चुकी हूँ. एक एक सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है. बट हाँ, रीडिंग फॉर्म में नहीं कि एग्जाम्पल्स ले लेके मैं क्या कर दूंगी, उनको कवरेज में ले लूंगी. तो अब सबसे पहली चीज, जब आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे जाते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिसमें मैं अभी फर्स्ट पिक कर रही हूँ. जब भी इंसॉल्वेंसी बोलते हैं तो इंसॉल्वेंसी इज अ पोजीशन, लेकिन इंसॉल्वेंट आपको बोला जा रहा है तो इंसॉल्वेंट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. मतलब आप अब इंसॉल्वेंट है. इंसॉल्वेंसी एक इवेंट है. डोंट कंफ्यूज विद द इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंसी एक इवेंट है एंड इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर होते हो. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है. तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब असेट्स कम है as well as liability आपकी क्या है, ज्यादा है. when your liability is more than the asset, that is the situation of insolvency only when you are unable to pay the dues. जब आप अपने ड्यूज पे नहीं कर पाओगे, असेट्स कम होना, लाइबिलिटी ज्यादा होना, सिर्फ ये इस बात का कंसिक्वेंस नहीं कहता कि आपकी इंसॉल्वेंसी हुई है. इंसॉल्वेंसी तब होती है जब यू आर अनेबल टू पे द ड्यूज. अनेबल टू पे द ड्यूज का मतलब क्या है, डिफॉल्ट किया है आपने. तो दिस इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जब भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू हैव टू चेक वेदर डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है. तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, वेदर होली और पार्टली और अनेबल टू पे द ड्यूज ऑन ड्यू डेट. जो भी ड्यू डेट आया है, इफ यू आर होली और पार्टली अनेबल टू पे द ड्यूज, वहां अराइज होता है आपका डिफॉल्ट. वहां आपका क्या अराइज होता है, डिफॉल्ट. तो सबसे पहली सिचुएशन पे हम आते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिचुएशन जो हम कर रहे हैं, क्या वेट इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है. तो मैंने अभी आपको बताया, इंसॉल्वेंसी मतलब जब आपकी असेट्स जो होंगी, असेट्स आर लेस देन योर लाइबिलिटी प्लस 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 अनेबल टू पे द ड्यूज, अनेबल टू पे द ड्यूज, तब जाके आपका क्या होता है, इंसॉल्वेंसी आती है. इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेज, ठीक है, ये एक इवेंट है. तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में यू हैव टू आइडेंटिफाई द ड्यूज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट, की डिफॉल्ट हुआ भी है या नहीं, और डिफॉल्ट की डेफिनेशन जरूर लिखना. व्हेन होली और पार्टली यू आर अनेबल टू पे द ड्यूज, वो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, पहली चीज. अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, अभी समझा. इंसॉल्वेंसी के बाद आता है बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी मतलब इंडिविजुअल के साथ जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ही गेट्स बैंक्रप्ट.
कॉर्पोरेट डेटर है तो कॉर्पोरेट डेटर के केस में यू गिव अ terminology that is insolvency, but when this situation is with individual then you give the terminology bankruptcy. And why code has been written in the act? तो कोड का मतलब है जब बहुत सारे, पहले क्या होता था, अलग अलग जगह ये बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर होते थे, उन सबको एक साथ जब कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे जब एक साथ सारी चीजों को लिखा जाता है, दैट इज नथिंग बट कोड. So insolvency is for corporate debtors, bankruptcy for individual, and code compilation of all the rules, regulation, notification, clarification, that is code. ठीक है, तो ये हुआ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. और इंसॉल्वेंसी में हमने समझा कि इंसॉल्वेंसी में जरूरी है आपका डिफॉल्ट होना, अदरवाइज ये इंसॉल्वेंसी नहीं होती है. नाउ मैम कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? कॉर्पोरेट डेटर का मतलब हु ओज, मार्क माय वर्ड, मैं हर चीज कीवर्ड पे लेके आपको चल रही हूँ. who owes something to any person, किसी भी पर्सन को अगर आपको कुछ देना है, दैट इज योर कॉर्पोरेट डेटर. आप कॉर्पोरेट डेटर है इफ यू ओ समथिंग टू एनी पर्सन. नाउ if you are a corporate debtor, the person would be a creditor. He could be a financial creditor, he could be an operational creditor. अगर आप किसी को पैसा देने वाले हैं, दैट मीन सामने वाला आपका क्रेडिटर है. ही कुड बी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑल्सो, ही कुड बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑल्सो. अब फाइनेंशियल क्रेडिटर की बहुत लंबी सी डेफिनेशन दे के रखिए. डू वी नीड टू कंसिडर दैट डेफिनेशन? आई वुड से उस डेफिनेशन को आपको पूरा नहीं कंसिडर करना है. कहाँ कहाँ पे उसके की पॉइंट्स हमें उतना ही इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है. देन ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है तो हम वो भी समझेंगे. तो अब मैं फ्लो ऑफ द चैप्टर पहले आपको बता दूं कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आती है, आइदर कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ और फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर कंसिडर कि सामने वाला हमें लग नहीं रहा कि हमारा पेमेंट वापस कर पाएगा, तो दे में गो टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. नाउ हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी. आपका जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी ही आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो दे विल गो टू एनसीएलटी, दैट एनसीएलटी द पर्सन इज अनेबल टू पे द ड्यूज. वो हमारे ड्यूज पे नहीं कर पा रहा है, हमें ऐसा लगता है. तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर स्टार्ट हो जानी चाहिए. एज वी आर गोइंग विद द कॉर्पोरेट ओनली, तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस CIRP स्टार्ट हो जाना चाहिए. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आप जाओगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं. तो सबसे पहले फर्स्ट आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में समझना है चैप्टर में. फिर जब फाइनेंशियल क्रेडिटर भी जा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकता है, कॉर्पोरेट डेटर भी जा सकता है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी व्हेनेवर दे आर गोइंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी व्हेन कंसीडरिंग योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करते वक्त एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, क्या क्या चीजें चेक करेगा. फिर एडमिट कब कर सकता है आपकी एप्लीकेशन, रिजेक्ट कब कर सकता है, और फिर यहाँ पे कौन ये सब काम करेगा भाई. CIRP की प्रोसेस क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आके करेगी? नहीं, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा. उनकी ड्यूटी क्या है, उनके राइट्स क्या है जो आपको हेल्प करेंगे ये CIRP करने में. हम जैसे ही हम चले गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि सामने वाला हमें लग रहा है कि डिफॉल्ट पे नहीं कर पाएगा, तो क्या यहाँ पे सामने वाले का लिक्विडेशन हो जाएगा इंसॉल्वेंट जैसे ही हम उसे बोलेंगे? नहीं. यहाँ पे सबसे पहले देखो, वाइंडिंग अप हो या फिर लिक्विडेशन हो, इट इज अ बिग डिसीजन जो सिर्फ आपको नहीं, आपके एम्प्लॉयज वगैरह बहुत लोगों को अफेक्ट करता है, बहुत लोगों के बिजनेस अफेक्ट होते हैं. तो इस रीजन से पहले ये बोलते हैं कि एक काम करो, एक प्लानिंग करो कि कैसे इन चीजों से निकलोगे. लाइक देयर आर ओनली 30-40 days टू द एग्जाम एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्लान हाउ टू डू फर्स्ट ग्रुप, बोथ ग्रुप, कैसे 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 करे. प्लानिंग करते हो ना कि हार मान लेते हो. सेम हियर दे से कि रेजोल्यूशन प्लान बनाओ. अगर वो रेजोल्यूशन प्लान हमें लगता है कि प्रैक्टिकेबल है, कि हो सकता है भाई अभी भी कंपनी ठीक हो सकती है, तो इन दैट केस ये रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा. और ये रेजोल्यूशन प्लान कौन दे सकते हैं, हमें इसके बारे में भी पढ़ना है. अगर रेजोल्यूशन प्लान या तो आपने दे दिया, या फिर आपने दिया और रिजेक्ट हो गया, या फिर आप रेजोल्यूशन प्लान दे नहीं पाए,
तीन सिचुएशन होगी. यू हैव गिवन द रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्टेड, अभी आपकी इंसॉल्वेंसी नहीं हो रही है, लेकिन बाद में ये रिजोल्यूशन प्लान को इनिशिएट करा, इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या लगा कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, हो ही नहीं रहा है ये, तो तब हो सकता है फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए. या फिर आपने रिजोल्यूशन प्लान दिया और एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो भी आप लिक्विडेशन में जाओगे. या फिर आप प्लान दे ही नहीं पाए, एक पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पे 180 डेज एंड ऑल, वो हम अभी समझेंगे. अगर आप उतने टाइम में भी प्लानिंग करके नहीं दे पाए, तो प्लान ही नहीं दिया, तो फिर आपकी रिजल्ट पक्का है कि लिक्विडेशन होगा, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएंगे. देन लिक्विडेशन जब अगर डिक्लेयर हुआ है तो लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट कैसे होगा, क्योंकि भाई अभी भी क्रेडिटर बैठा है, क्रेडिटर वांट्स कि उसे अपनी क्या मिले, पैसा मिले, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट कैसे होगा, तो उन सब चीजों को यहाँ दिया है. देन टाइप ऑफ इंसॉल्वेंसी भी दी है, टाइप ऑफ योर प्रोसेस दिया है कि आप चाहें तो ये CIRP कर सकते हैं, आप चाहे तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी जा सकती है कोई कंपनी, इच्छा है हमको वॉलंटरी लिक्विडेट होना, वो भी एक प्रोसेस है. फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन प्रोसेस भी है. फास्ट ट्रैक आपका क्या होगा, ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस हो सकती है. या फिर प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी की भी क्या है, प्रोसेस है. तो टाइप्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, टाइप्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ये प्रोसेस जो है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो सकती है, प्री पैक्ड हो सकती है, वॉलंटरी लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हो, या फिर ये CIRP की तरफ जा सकते हो. ये अभी से फ्लो ऑफ द चैप्टर है, ये पूरी चीजों का कवरेज लॉजिकली हमको करना होगा. एंड देन वी विल गो टू एन एक्सटेंट कि अरे ये था और इतना इजी था. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, दैट इज आप कोई भी बुक देखेंगे उसमें ये मिलेगा डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में. अब डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से है कि assets of the person, the assets of the corporate debtor are less than the liability. Asset of the debtor is less than the liability, and on the basis of that, corporate debtor wants to apply for wants to apply for insolvency. तो क्या ये वैलिड है, या फिर इसको चेंज करते हैं कि assets are less than the liability. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलता है अरे इसकी एसेट्स तो कम हो गई है, लाइबिलिटी से कम, तो क्या इसकी एसेट्स है. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या जाना चाहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भाई CIRP स्टार्ट कर दो. तो पहला क्वेश्चन है ये आपका, दिस इज अ क्वेश्चन कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जाना चाहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भाई सामने वाले की जो एसेट्स है उससे ज्यादा तो उसकी लाइबिलिटी हो चुकी है. सो इज इट वैलिड, फाइनेंशियल क्रेडिटर का ये ग्राउंड वैलिड है कि वो जाना चाहता है इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के लिए. क्यों, तो क्योंकि असेट्स आर लेस देन द लाइबिलिटी. तो नहीं भैया, हमने पहले ही बोला था फर्स्ट यू शुड कंफर्म कि डिफॉल्ट हुआ भी है. अगर डिफॉल्ट हुआ है तभी जा सकते हो, डिफॉल्ट नहीं हुआ नहीं जा सकते. और ये डिफॉल्ट का प्रूफ क्या है, डिफॉल्ट हुआ है कैसे पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करके. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में यू वुड कम टू नो. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. जस्ट अ मिनट, मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स ओपन कर लेती हूँ. ठीक है, वेट. Okay, so now this is Insolvency Bankruptcy Code 2016. So whatever have been explained in short, सबसे पहले हर एक चीज कवर्ड है. तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में बोला है जैसे ही असेट्स आपकी, your assets are less, your liability is more, and person unable to pay the dues, that is the consequence, that is a consequence and due to which liquidation may happen. Why may? हो सकता है रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होके वर्किंग कंडीशन भी हो उसकी, प्रैक्टिकल है कि हाँ भैया ये रिजोल्यूशन प्लान चल सकता है. बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, बट ये किसकी है, नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स की. इट इज ऑल्सो इंसॉल्वेंसी बट दिस इंसॉल्वेंसी रिलेट्स टू नॉन कॉर्पोरेट डेटर. कोड का मतलब क्या है, कोड इज कलेक्शन ऑफ ऑल द रेलिवेंट रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मैटर collected from various act under one roof with slight changes. कब नोटिफाई हुआ ये,
MCQ 28th of May 2016, 28th of May 2016 को ये कोड आता है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ऑलरेडी कर लिया। बैंक्रप्सी नॉन कॉर्पोरेट डेटर के लिए होता है, लिक्विडेशन कॉर्पोरेट डेटर के लिए होता है। और कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है हमने करा है, द पर्सन हु ओज डेट टू एनी पर्सन, पर्सन हु ओज द डेट टू एनी पर्सन, वही आपका क्या है, कॉर्पोरेट डेटर है। अब फिर से एमसीक्यू, कौन कौन से पर्सन है जिन पे ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइनेंशियल सेक्टर्स पे आप ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी। इसको कैसे याद रखा जाए, बीएफ, पीएम, सीए, सीए, पीएम, बीएफ, तो BF, the boyfriend, okay, boyfriend wants to be a PM. Why? Already he is a CA, he is already a CA, but he wants to be a PM. Why? Because he wants to do what? Asset reconstruct. He wants to do what? Asset reconstruction. BF, PM, CA. The boyfriend wants to be a PM, already a CA, to do asset reconstruction. B for bank, financial institution. C for your collective investment scheme. A for your asset CA, A already cover हो गया उसमें, asset reconstruction company, ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा इसमें आ जाता है, म्यूचुअल फंड वगैरह। लेकिन एक एनबीएफसी जो बैंकिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटीज भी कर रही है, एनबीएफसी जो बैंकिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटीज भी कर रही है, आईबीसी कोड उस पे एप्लीकेबल होगा, उस पे आईबीसी कोड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नाउ sorry for the disturbance, there had been certain emergency, I have to go. So now हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ये सब कर लिया था, समझ लिया कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा एंड कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर्स जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हु ओज एन अमाउंट, जो कुछ अमाउंट ओ करता है किसी पर्सन को। अब क्रेडिटर कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो सकते हैं। दैट मीन बेस्ड ऑन द डेट, दैट काइंड ऑफ डेट दैट इज ऑपरेशनल और फाइनेंशियल, क्रेडिटर भी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल होते हैं। वन टाइम रीडिंग, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ अथॉरिटी कौन है आईबीसी में, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरऑल रेगुलेशन करता है आईबीसी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपका एनसीएलटी है, एनसीएलटी से अगर आप एग्रीव्ड होते हो एनसीएलटी के पास जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होता है। वन टाइम रीडिंग, नथिंग एल्स। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड आईबीसी को रेगुलेट करता है। एनसीएलटी आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी के पास जाओ, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। नाउ फाइनेंशियल डेट, क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई कई बार करना पड़ सकता है। यू माइट बी इन अ पोजीशन, यू माइट बी इन अ सर्कमस्टेंस टू आइडेंटिफाई कि भाई ये फाइनेंशियल डेट है या ऑपरेशनल डेट है। क्वेश्चन हो सकता है ये स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये जो ऑपरेशनल डेट है या फिर ये फाइनेंशियल डेट है, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज फाइनेंशियल डेट और इट इज ऑपरेशनल डेट। उसके हिसाब से तो ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या क्या चीजें कंप्लाई करनी पड़ती है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को कौन कौन सी चीजें क्या करनी होती है, कंप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या ये पूरी डेफिनेशन याद करना, बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन में यूज होता है वो ये है, अगर आप मनी बोरो करते हैं वो आपका फाइनेंशियल डेट है, चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंटरेस्ट होगा ही। कोई भी अगर आपने मनी बोरो की है, डेट है आपके पास इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के यहाँ आप लिख सकते हैं इफ एनी, इंटरेस्ट
इफ एनी, अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का होना कंपल्शन नहीं है। तो फाइनेंशियल डेट, डेट या इंटरेस्ट जो आप क्या कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन क्या किया जाता है, डिसबर्स किया जाता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। आज आपने 10 लाख रुपीज लिए तो ऑब्वियसली 10 साल बाद यू वुड नॉट बी गिविंग मी 10 लाख रुपीज, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगा। ऑपरेशनल डेट जब होता है, ऑपरेशनल डेट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर आपने लेट पेमेंट किया तो उसका कंसिडर होता है। सो फाइनेंशियल डेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, विद इंटरेस्ट भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। When I talk about financial debt, it could be money borrowed और money borrowed with interest, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी विदाउट एनी इंटरेस्ट हम लिख चुके हैं, हो या नहीं हो। फिर आपके लिए जो काम की चीज आएगी वो ये नहीं है, सेकंड पे आ जाओ आप, थर्ड, यस, लीज से रिलेटेड या फिर हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपकी लाइबिलिटी होती है तो वो भी फाइनेंस, वो भी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल डेट ही कहलाता है। देन इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन करते हैं, एनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड सेल हो या फिर परचेस एग्रीमेंट हो, फॉरवर्ड सेल या परचेस एग्रीमेंट, फॉरवर्ड सेल परचेस एग्रीमेंट, ये बोल रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, आज सेल करो या फॉरवर्ड सेल करो, परचेस एग्रीमेंट आज का हो या आगे का हो, इन रिलेशन टू रियल इस्टेट, ये रियल इस्टेट से के रिस्पेक्ट में दिया है, इन रिलेशन टू रियल इस्टेट प्रॉपर्टी। तो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जो है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, देखो भाई आज एडवांस मिल गया मुझे, मैं क्या बोलूंगी कि मुझे आपको अगर ये फ्लैट खरीदना है तो गिव मी सर्टेन एडवांस, फिर हम आपको क्या करेंगे, वो फ्लैट का पोजीशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। जो सामने वाला पर्सन है उसने मुझे एडवांस दे दिया, उसने बोला आप कितने टाइम में दोगे, मैंने कहा 3 महीने, बोले अगर 3 महीने में आपने मुझे ये फ्लैट पोजीशन के लिए नहीं दिया तो आपको इतनी इतनी पेनल्टी के रूप में मुझे क्या देना होगा, अमाउंट देना होगा। नाउ ये फॉरवर्ड सेल है, अभी नहीं आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी, फॉरवर्ड सेल है, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर फॉरवर्ड सेल होता है तो वो आपका फाइनेंशियल डेट ही है। अब इस बात के ऊपर क्वेश्चन जो है आपका इंस्टीट्यूट का वो क्या है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है कि सपोज एक्स वगैरह कोई XYZ है जो भी है, कॉर्पोरेट डेटर होना कंपलसरी है क्योंकि हम अभी कॉर्पोरेट डेटर का पढ़ रहे हैं। तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 करोड़ रुपीस एडवांस दी। कितना एडवांस दिया उसने, 1 करोड़ रुपीस का एडवांस दिया है। तो देखो आपको पता होना चाहिए आईबीसी 1 करोड़ से ही स्टार्ट होता है, अगर आपका डिफॉल्ट 1 करोड़ है तभी तो आपका आईबीसी स्टार्ट होगा, 1 करोड़ से नीचे पे आईबीसी स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपने क्या किया है, किसी पर्सन को जो भी कंपनी है उसको 1 करोड़ एडवांस दिया है कि वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दे देगी। अब अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर टाइम में नहीं दिया तो ये 1 करोड़ विद इंटरेस्ट आप वापस लेंगे उससे, माइट बी टू कुड बी विदाउट इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल क्रेडिट जो होता है, फाइनेंशियल डेट विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट हो सकता है। तो उसने बोला ये जो 1 करोड़ है आपको रिटर्न करने होंगे विद इंटरेस्ट, अभी हम ले लेते हैं, एज वेल एज जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द टाइम फ्रेम, तो उससे उसे कुछ लॉस हुआ होगा, तो उसने बोला कि आपको मुझे 1 लाख रुपीस का पर मंथ क्या देना पड़ेगा, रिटर्न भी देना पड़ेगा। अब द कंपनी फेल्स टू पे द रिटर्न एज वेल एज कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं तो फेल्स टू पे द रिटर्न। अब ऐसे केस में हमारा जो हम जिस कंपनी ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो जाना चाहती है CIRP इनिशिएट करवाने इस कंपनी के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, क्या वैलिड है? तो वही बात हुई, चाहे फॉरवर्ड सेल हो या फिर परचेस एग्रीमेंट रियल इस्टेट से रिलेटेड, ये फाइनेंशियल डेट है, और फाइनेंशियल डेट है इसका मतलब हम उस कंपनी के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और फाइनेंशियल क्रेडिटर को ये अलाउ किया है आईबीसी एक्ट ने कि वो कहाँ जा सकता है, CIRP की प्रोसेस इनिशिएट करवाने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखी है। अब इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या करके रखा है, क्वेश्चन फ्रेम करके रखा है ना।
काम की चीज कौन सी है? अगर हम बात करें तो काम का हमारे लिए मनी बोरोड है। मनी बोरोड के बाद दिस लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड, इसके बाद डिस्टर्बेंस वाज ड्यू टू द जेट प्लेन गोइंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाला, हमने करे यही 3 चीजों के रिस्पेक्ट में क्या है क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। देन इसके बाद हमारा आता है ये इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है जिसे अभी रेफर नहीं करना, आगे चल के हमें पता चलेगा व्हाई वी नीड द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन की जरूरत इसलिए ऑल्दो क्वेश्चन में टिल नाउ नेवर आस्क्ड, बोलते कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है, ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास आगे समझ में आएगा आपको कि वोटिंग राइट सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर आपका रिलेटेड पार्टी है तो वो क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। तो फॉर दैट रिस्पेक्ट रिलेटेड पार्टी क्या होगा यहाँ पे, दे हैव जस्ट गिवन कि कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर का फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर उसका रिलेटेड पार्टी है तो इन दैट केस ये रिलेटेड पार्टी कौन कौन होने वाले हैं, ये सारे लोग होने वाले हैं। एंड दिस रिलेटेड पार्टी कैन नॉट एंगेज देमसेल्फ इन द वोटिंग जो आगे होगी। However, this is again I would say read once. Why read once? Because this have never been tested. इसलिए रीडिंग करना है, कुछ आएगा तो एटलीस्ट वी वुड बी एबल टू नो कि यहाँ पे ये रिलेटेड पार्टी है। अदरवाइज दे वुड नॉट फ्रेम सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बताओ ये फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट कर सकता है या नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज समथिंग रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पूछ ले वो कि भाई ये प्रोसीजर क्या होती है, ये क्या होता है। तो रिलेटेड पार्टी हो आपका एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है कभी, अदरवाइज एक डिटेल क्वेश्चन अबाउट दैट कैन नॉट बी आस्क्ड, बट वी विल रेफर जहां पे इसका रेलेवेंस आएगा, फिर हम यहाँ पे आके इसको रेफर करेंगे। सो अब आते हैं हम किस पे, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट क्यों, जैसा मैंने बता दिया रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो यू कैन नॉट बी द लिक्विडेटर, यू कैन नॉट वोट, क्योंकि क्रेडिटर्स जो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो यू कैन नॉट वोट। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे बनता है, आप वो भी नहीं बन सकते हो। यू कैन नॉट बी IRP, यू कैन नॉट बी अ क्रेडिटर हु कैन वोट, यू कैन नॉट बी द लिक्विडेटर। नाउ प्रोसीजर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि ये IRP क्या होता है, तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी डायरेक्ट मास्टर चार्ट पे। मास्टर चार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी जैसे ही बोलते हैं कि लाइबिलिटी आर मोर देन द एसेट एंड यू आर अनेबल टू पे द ड्यू, कॉर्पोरेट डेटर या फिर क्रेडिटर, एज द केस में भी कॉर्पोरेट डेटर और क्रेडिटर जिसको लगता है कि भैया इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आ गई है, दे कैन गो एंड अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कौन इनिशिएट कर सकता है, कोई भी, आपका डेटर भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकता है, वेदर ऑपरेशनल वेदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। नाउ कौन जा सकता है वही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए कोई भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट कुड बी क्रेडिटर, इट कुड बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, इट कुड बी डेटर। अब बोलते हैं अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए CIRP प्रोसेस करने जा रहा है, तो वो सिंगल एक भी जा सकते हैं, सब लोग एक ग्रुप बना के भी जा सकते हैं, खुद के रिस्पेक्ट में भी जा सकते हैं, मतलब मेरे साथ डिफॉल्ट हुआ आई वांट टू गो, या फिर किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में भी जा सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वो CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। ऑल्दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इस फाइनेंशियल क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अब ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने एप्लीकेशन की है उसके अगेंस्ट कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है और ये एप्लीकेशन एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर ली है, तो क्या ये वैलिड CIRP प्रोसेस है? तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि
यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी और के बिहाफ पे भी जा सकता है, मतलब मेरे लिए कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट हुआ है, तो यस वी कैन गो ऑन बिहाफ ऑफ अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो डिफॉल्ट होना नेसेसरी है, बट आप ही का डिफॉल्ट हुआ हो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो डिफॉल्ट मैंडेटरी है ये पढ़ा था, लेकिन डिफॉल्ट आप ही के साथ हुआ हो और आप ही फिर एप्लीकेशन करने जाओगे दैट इज नॉट नेसेसरी। अब जब ये फाइनेंशियल क्रेडिटर जाएगा, जब क्या होगा, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर जाएगा तो ये कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करता है। क्या इंफॉर्मेशन इसे फर्निश करनी पड़ेगी? भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर एजुकेशन अथॉरिटी के पास जाके अब एप्लीकेशन करना चाहता है कि डिफॉल्ट हुआ है, चाहे मेरे साथ या फिर किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ, तो ड्यू टू दिस डिफॉल्ट, इस डिफॉल्ट के कारण क्या है, हमको सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट करनी है। तो हाउ यू वुड बी एबल टू इनिशिएट द सीआईआरपी प्रोसेस? सबसे पहले इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का एक रिकॉर्ड चाहिए। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और उसमें रिकॉर्ड क्या होता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज काइंड ऑफ अ डेटा बैंक, जहां पे एक कंपनी के क्रेडिटर कौन है और एक कंपनी के डेटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें वहां पे लिखनी पड़ती है। तो होता क्या है कि आप बोल रहे हो ये मेरा क्रेडिटर है, तो ऑब्वियसली उसके बुक्स में आप डेटर होंगे, तो दे वुड क्रॉस मैच कि आप बोल रहे हो डिफॉल्ट है, वो बोल रहा है मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, कि सच में आप एक दूसरे के क्रेडिटर डेटर्स हो भी या नहीं हो। तो टू चेक दिस थिंग आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है कि उसके क्रेडिटर्स कौन है एंड उसके डेटर कौन है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड चाहिए उनको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, कि हाँ भैया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड है कि हाँ आप क्रेडिटर्स हैं या फिर आप डेटर हैं। इसके बाद आप तो सारे काम इस सीआईआरपी प्रोसेस के नहीं कर पाएंगे, कंपनी में कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव तो अपॉइंट करो जो आपके बिहाफ पे देखेगा कितनी एसेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, क्या कंपनी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मतलब किसी को आपको तो जिम्मेदारी क्या करनी होगी, फॉरवर्ड करनी होगी। तो दैट इज रिलेटेड टू आईआरपी, इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंट्रीम क्यों? क्योंकि हो सकता है फाइनल ये ना भी हो, अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम रिकमेंड करना है और भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो लॉ बोलता है। तो तीन चीजें देनी है, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट देना है, फिर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसका नाम देना है, अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। ये तीन चीजें देने के बाद एडजुडिकेशन अथॉरिटी 14 डेज के अंदर, जैसे एप्लीकेशन मिलती है 14 डेज के अंदर पहले चेक करेंगे कि सच में ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी दिया है, तो उस रिकॉर्ड को वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे चेक करेंगे सही है या नहीं है। सही। इंटीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आपने रिकमेंड किया है, पता चला उसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है, मतलब कहीं पे सीआईआरपी उसने करवाया होगा, वहां पे वो ढंग से सीआईआरपी नहीं करवा पाया, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है। चलो सीआईआरपी ने कुछ और किया होगा, उसने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, पता नहीं कब इम्प्रिजनमेंट हो जाए, हमारा बीच में ही सीआईआरपी प्रोसेस छोड़ के निकल जाएगा। तो ये लोग चेक करते हैं कि डिफॉल्ट सबसे पहले हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है आईआरपी के अगेंस्ट, एंड जो एप्लीकेशन आपने भरी है कंप्लीट एप्लीकेशन भरी है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस आता है, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हाँ एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया कि यस डन, तो वो दिन से आपका सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। और ये ऑर्डर कि हाँ भाई सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट हुआ है फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर को 7 डेज फ्रॉम द एडमिशन और रिजेक्शन चले जाएगा। 7 डेज फ्रॉम एडमिशन रिजेक्शन क्या होगा, ये चीज उनको पहुंच जाएगी। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन है। फाइनेंशियल क्रेडिट अपने एप्लीकेशन में रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आईआरपी का नेम, इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, ये तीनों चीजें चेक होंगी। 47 डेज के अंदर फिर क्या करना है, ऑर्डर जैसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई 7 दिन के अंदर क्रेडिटर डेटर को ये चीज बतानी होगी। फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकता है? बिल्कुल ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। बोलता है अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर जाना चाहता है तो सबसे पहले तो ही शुड सेंड अ नोटिस, डिमांड नोटिस टू द कॉर्पोरेट डेटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले डिमांड नोटिस किसको देना होगा, आपके कॉर्पोरेट डेटर को, और डिमांड नोटिस देखिए उन्हें बताओ देखो इतने इतने रुपए आपको हमें क्या करना है, देने हैं, अभी तक जो आपने हमें दिए नहीं है, इनवॉइस की कॉपी के साथ उसे भेज दो ये नोटिस।
अब विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस डिमांड नोटिस, रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस के बाद विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस, यहाँ पे क्या होगा, बोलता है कि जैसे ही 10 दिन निकलेंगे, 10 दिन के अंदर सामने वाले को, मतलब किसको, ऑपरेशनल तुम्हारा क्रेडिटर्स जो है, डेटर या तो 10 दिन में बताएगा कि कोई डिस्प्यूट था इसके कारण मैंने पेमेंट नहीं किया, या फिर डिस्प्यूट नहीं था लेकिन वो सामने वाला बता रहा है क्या कि कोई भी प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है या इनिशिएट हुई है, तो पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या फिर ऑलरेडी चल रही है, इनिशिएट हुई है, तो इनिशिएशन भी बता सकते हो, पेंडेंसी भी बता सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट उसको बताओ भैया तुमने क्वालिटी कितनी बेकार भेजी। देन रीपेमेंट ऑफ अनपेड डेट बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और पेमेंट ऑफ चेक, रीपेमेंट ऑफ अनपेड डेट, या फिर वो प्रूफ दे दे कि देखो भैया क्या अनपेड डेट, ये देखो पेमेंट चेक, या तो चेक दे दो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दो, या फिर उसको प्रूफ दे दो कि भाई मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, आइदर यू वुड हैव ऑलरेडी पेड, या फिर उसको बता लो भैया अभी के अभी पेमेंट किया। तो कोई एक चीज करो, या तो डिस्प्यूट है ये उसको 10 दिन के अंदर बताओ, पेंडेंसी इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो बताओ, या फिर उसको पेमेंट करो या पेमेंट का प्रूफ भेजो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता है, ना तो उन्होंने पेंडेंसी बताई ना ही उन्होंने पेमेंट का कुछ दिया, तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसमें वो इनवॉइस की कॉपी देगा, एफिडेविट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, एफिडेविट ऑपरेशनल क्रेडिटर लिख के दे रहा है कि देखो भैया कोई नोटिस ऑफ डिस्प्यूट वगैरह नहीं आया है, एंड बैंक सर्टिफिकेट फ्रॉम क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल बैंक क्रेडिट, सुनो, बैंक सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर, बैंक भी लिख के दे कि बस सच्ची में कोई पेमेंट नहीं आया है, इनवॉइस दोगे, नोटिस दोगे, किस चीज का नोटिस, ये बताते हुए एफिडेविट कि भाई हमको कोई भी पेमेंट नहीं मिला है ना डिस्प्यूट के बारे में पता चला है। बैंक सर्टिफिकेट भी देना होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या देना होगा, बैंक सर्टिफिकेट भी देना होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना एक चीज, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो देना है बैंक सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं। और इस पे भी क्वेश्चन है कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट की कंपनी यहाँ पे है, उसको आईबीसी प्रोसेस क्या हुआ है, उसके अगेंस्ट उसको क्या करना है, वो ऑपरेशनल क्रेडिट है, उसको आईबीसी प्रोसेस इनिशिएट करनी है। अब उसका जो बैंक है, बैंक इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर बैंक है, तो वो बैंक सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा, तो ऐसे केस में क्या वो सीआईआरपी नहीं करवा सकता, तो वहां पे उन्होंने फोकस करके बताया, यहाँ वर्ड लिखा है इफ अवेलेबल, अवेलेबल है तो बैंक सर्टिफिकेट दो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब चीजें देने के बाद दैट इज अदर इंफॉर्मेशन, बैंक सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो उसके बाद तुम्हारा इनवॉइस की डिटेल एज वेल एज देन तुम्हारा एफिडेविट, अगर ऑपरेशन हमारे एनसीएलटी को लगता है तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एडमिट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। एडमिट करने का वही टाइम 14 डेज एडमिट करेगा अगर कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन है, प्रोसीडिंग्स आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है, आपने रीपेमेंट नहीं किया है, इनवॉइस जो है डिलीवर, इनवॉइस या नोटिस डिलीवर किया है ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, कोई डिस्प्यूट नहीं है और नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने यहाँ देखा यहाँ आईआरपी तो आया ही नहीं कहीं पे पिक्चर में, क्यों, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने तो नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी दिया था, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर तो ऐसा माना जाता है जनरली दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द लॉ, तो वो में लिखा है, चाहे अगर उनको पता है तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो क्या क्या चेक होगा, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई आपने इनवॉइस वगैरह भेजे हैं सामने वाले को, सामने वाले का कोई नोटिस नहीं आया है, मतलब चेक करें डिफॉल्ट एग्जैक्टली हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है, अगर आईआरपी, इफ आईआरपी रिकमेंडेड, अगर आपने आईआरपी रिकमेंड किया तो कोई प्रोसीडिंग्स उसकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें कंप्लाई होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली जाएगी, एडमिट कर ली जाएगी। तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए तो बोल रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे वो बार बार क्वेश्चन में कि ऑपरेशनल क्रेडिटर है फाइनेंशियल, क्योंकि सबकी यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो जाती है। देन कमिंग टू कॉर्पोरेट डेटर, इसके बाद आते हैं हम कॉर्पोरेट डेटर पे, तो अब कॉर्पोरेट डेटर भी जा सकता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए।
देन इसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेट डेटा। कॉर्पोरेट डेटा के रिस्पेक्ट में क्या है, अगर खुद हमारे कॉर्पोरेट डेटा को खुद से ही लगता है यार कि असेट्स लाइबिलिटी अनेबल टू पे द ड्यूज है, तो इन दैट केस ही में उसको लग रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि मेरा लिए क्या करो, सीआईआरपी इनिशिएट करो। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी भेजनी होगी, इन्हें जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो भेजने होंगे प्रिस्क्राइब पीरियड के। आईआरपी, अब इन्हें तो पता है कि आईआरपी लगेगा, तो आईआरपी कौन है वो बताना होगा। एंड आप कंपनी को कहीं ना कहीं लिक्विडेट करने का सोच रहे हो, तो हाउ कुड यू डू विदाउट द परमिशन ऑफ द मेंबर्स, पहले स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। और ऐसा वाइंडिंग अप में भी पड़ा है, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी में भी यही है। रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी में जब कंपनी खुद चाहती है कि अपना नाम रिमूव करना है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। वाइंडिंग अप में भी है कि अगर आप वाइंडिंग अप खुद कंपनी चाहती है स्यू मोटो की वाइंडिंग अप हो जाए, सेक्शन 272 में पिटीशन कब कब फाइल होता है, वहां पे भी ये लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। एंड यहाँ पे भी अगर कंपनी खुद चाहती है लिक्विडेशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन उसको देना होगा। मैम अगर यहाँ पे कंपनी नहीं है, एलएलपी है, एलएलपी में तो शेयर होल्डर्स नहीं होते, तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी। वही क्या देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगा एंड आईआरपी की डिटेल जाएगी। Adjudicating authority 14 days from the receipt of application either accept or reject। एक्सेप्ट करेगा अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर नॉट पेंडिंग टू आईआरपी, आईआरपी के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो वह एक्सेप्ट करेगा। और अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या फिर पेंडिंग डिस्क्रिपेंसीज हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक आती है ना आपकी एप्लीकेशन में, इफ एनी ऑफ द मिस्टेक कम्स इन योर एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आपको 7 दिन का मौका देते हैं। Adjudication authority, notice given by the adjudication authority to rectify the defect in 7 days, 7 दिन के अंदर from the date of receipt of notice, 7 days from the date of receipt of notice क्या कर सकते हैं आप, रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने डिफेक्ट को और फ्रेश एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है रेक्टिफाई डिफेक्ट इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, नोटिस मिलते ही 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई करके दे दो अपने डिफेक्ट्स को। नहीं किया 7 दिन में तो फ्रेश एप्लीकेशन करना, या फिर तुम कर ही नहीं सकते एप्लीकेशन। तो ये जो 7 दिन का फॉर्मूला है ना, ये हर एक केस में, वेदर ऑपरेशनल क्रेडिटर जाए, फाइनेंशियल क्रेडिटर जाए, खुद कॉर्पोरेट डेटा जाएगा, ये तो सबके लिए ही है। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस हो जाएगी जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो कौन कौन जा सकता है ये हमने देखा, लेकिन अब कौन है जो नहीं जा सकता एप्लीकेशन करने। अरे कॉर्पोरेट डेटा तुम्हारा तो ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है, जब ऑलरेडी तुम्हारा सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है तो तुम क्यों जा रहे हो, या फिर प्रीवियस 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में अभी तो कंप्लीट हुआ तुम्हारा सीआईआरपी, तुम्हारी एक कंपनी का सीआईआरपी अभी हमने क्या किया, अभी कंप्लीट किया, नया बिजनेस स्टार्ट करके फिर सीआईआरपी करवा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हैव कंप्लीटेड सीआईआरपी प्रोसेस 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। या फिर क्रेडिटर या फाइनेंशियल डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर कोई टर्म्स वायलेट कर रहे हैं रिजोल्यूशन प्लान में, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, टर्म वायलेट कर रहे हैं। एंड अप्रूव्ड टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, अप्रूव 12 मंथ्स बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन टू बी मेड। कॉर्पोरेट डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ whom लिक्विडेशन ऑलरेडी मेड, ऐसा कॉर्पोरेट डेटा जिसका तो ऑलरेडी लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया। कॉर्पोरेट डेटर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर रिजोल्यूशन प्लान को वायलेट कर रहे हैं, जो कब अप्रूव हुआ था, अभी डेट ऑफ एप्लीकेशन से 12 महीने हुए हैं, अभी अप्रूव हुआ था इसका, अब जब इनिशिएशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तभी वायलेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा वायलेशन कर चुके, कब कर चुके, 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये आज एप्लीकेशन थी, इससे पिछले 12 महीने में देखो इन्होंने अभी सीआईआरबी प्रोसेस में क्या किया, रिजोल्यूशन प्लान में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट किया। या फिर 12 मंथ्स हो चुके हैं किस चीज को, आपकी सीआईआरपी को 12 मंथ्स में अभी तो हुई है, या फिर क्या हुआ है सीआईआरपी अभी चल रही है।
तो जैसे ही आपका CIRP प्रोसेस कमेंस होगा, आपको 180 डेज का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा, मतलब कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं होगी। अगर कोई स्यूट वगैरह लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, उसको भी रोक दिया जाएगा। ऐसा क्यों? बोलते हैं कि ऑलरेडी सामने वाला लिक्विडेशन की कगार पे खड़ा है, उसे 180 दिन से फोकस करने दो कि कैसे कंपनी को रिवाइव करेगा वो। इसलिए 180 दिन उसको दे दो। कोई नया सूट नहीं चलेगा, कोई चल रहा है तो उसको क्या नहीं करना है, वर्किंग में नहीं रखना है। कोई प्रॉपर्टी एसेट कुछ भी ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा, मतलब मटेरियल कोई भी चीजें नहीं हो सकती। कोई रिकवरी करनी है उससे, कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई सूट इनिशिएशन नहीं होगा, और ना ही कोई सूट क्या होगा, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। हाँ, आप चाहो तो नॉर्मली बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस गुड्स एंड सर्विस देगा वो तो, और लिक्विडिटी तो आएगी, तो बिजनेस कंटिन्यूशन अलाउड है। या फिर वो क्या कर रहा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को फोरक्लोज कर रहा है, रिकवर कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे बोल रहा है, किसी भी तरह से उसको तंग ना किया जाए। 180 दिन उसको उसके हाल पे छोड़ दो, देखे कि कैसे रेजोल्यूशन प्लान बना के ला पाता है, क्या करता है, क्या आइडिया सोचता है। तो बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस का टर्मिनेशन नहीं हुआ है, ये आप इधर से उधर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बेनिफिशियल बाइंडिंग अप था ना, कि बिजनेस सिर्फ इसलिए चला रहे ताकि थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे लिक्विडेशन के पहले थोड़ा पैसा तो आने दो, चलने दो कुछ चीजें। तो यहाँ पे वही है, गुड्स एंड सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है हमको। मॉरेटोरियम कब तक रहेगा, कब तक इफेक्टिव रहेगा आपका मॉरेटोरियम पीरियड? तो जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर टिल कंप्लीशन ऑफ CIRP, जिस दिन हमने ऑर्डर किया आपका कि यस एक्सेप्टेड, CIRP एक्सेप्टेड, वहां से 180 दिन का मॉरेटोरियम स्टार्ट होता है। मैम सीज कब होगा? सीज होगा या तो प्लान सबमिट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन का ऑर्डर आ जाएगा। प्लान सबमिट हो गया तो भी मॉरेटोरियम सीज हो जाएगा, और प्लान नहीं दिया तो 180 दिन बाद क्या होगा, लिक्विडेशन कर देंगे, क्योंकि आपने प्लान नहीं दिया। 180 दिन खत्म, लिक्विडेशन पक्का है, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन आएगा। अब तक हमने क्या किया, डिफॉल्ट होना चाहिए। किस टाइप के डिफॉल्ट होते हैं? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, और इसके लिए कौन जा सकता है? ऑपरेशनल, फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर भी जा सकता है। जाने के बाद उसे क्या क्या करना होगा, जाने के बाद उसे कुछ नॉलेज देना पड़ेगा। वो नॉलेज क्या क्या था, मॉरेटोरियम पीरियड वगैरह क्या होगा, सीज कब होगा, इफेक्टिव कब होगा, ये सारी चीजें अभी हमने क्या करी है देखी। हाँ, ये नोट्स की बात है, तो दिस नोट्स वुड बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। स्टडी मेड इजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बहुत सारे नोट्स वहाँ पे अभी अपडेटेड जाने वाले हैं, 110 नोट्स फॉर दिस लॉ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं हम, जैसे ही आईआरपी कौन कौन रिकमेंड करेगा मैम? ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, अदरवाइज फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो रिकमेंड करना ही पड़ेगा। मैम ऑपरेशनल क्रेडिटर सपोज करो कभी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिकमेंड नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ही इज अनेबल टू रिकमेंड द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तब क्या होगा देख लो। यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं किया है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? बोर्ड को रेफर करेगी। बोर्ड को वही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया गया है। यहाँ पे आप इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लिखेंगे कि यहाँ पे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिकमेंड नहीं किया। आईआरपी यहाँ पे जो बोल रहे फॉर आईआरपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यहाँ पे आईआरपी मत लिखना, क्योंकि बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये रेकमेंड करेंगे जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे आईआरपी नहीं लिखते कि क्या नहीं दिया, रेफरेंस फॉर आईआरपी नहीं दिया। यहाँ बोलना आप, इन्होंने कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेफर नहीं किया है जो एक्ट करेगा एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये प्रॉपर इसकी लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे, बोर्ड के पास जाएंगे और बोर्ड 10 दिन के अंदर क्या करेगा, जैसे ही एडजुडिकेशन अथॉरिटीज को बताते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल दिया ही नहीं कि किसको अपॉइंट करे ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, वो बोर्ड को बताएगा। बोर्ड 10 दिन के अंदर क्या करेगा, आपको कोई ना कोई नाम सजेस्ट कर देगा। और अगर मैंने प्रपोजल दिया है, प्रपोजल दिया तो कोई बात नहीं, बस चेक कर लो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कोई पेंडिंग तो नहीं है, और फिर उस आईआरपी को आप अपॉइंट कर सकते हो। अब जैसे ही आईआरपी अपॉइंट हो गया, उसके बाद उसे पब्लिक नोटिस निकालना होगा। क्या करना होगा? पब्लिक नोटिस निकालना होगा। जैसे ही एडजुडिकेशन अथॉरिटी आफ्टर एडमिटिंग एप्लीकेशन शेल
by an order, shall by an order declare moratorium, अपॉइंट IRP एंड कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे फिर से समझते हैं हम पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है। IRP जैसे ही आएगा उसकी कुछ क्या है ड्यूटीज है जो उसे फुलफिल करनी होगी। तो व्हाट आर दोज ड्यूटीज? सो हियर व्हाट हैज हैपेंड, सी सिंपली हुआ क्या है, सबसे पहले क्या किया, कोई लाइबिलिटी थी कम हुई, असेट्स लाइबिलिटी थी क्या हुई ज्यादा हुई, असेट्स कम हुई, डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट के बाद या तो गुड कॉर्पोरेट डेटर को या फिर आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर को या ऑपरेशनल क्रेडिटर को लगा कि भाई जाना चाहिए कहाँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, ताकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का इनिशिएशन होना चाहिए। अब उस इनिशिएशन में फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या करना होगा, उसे सिर्फ इनवॉइस देना है, उसे सिर्फ क्या देना है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड देना है, उसे IRP सजेस्ट करना है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन नीडेड वो सारी इंफॉर्मेशन देना है। ऑपरेशनल क्रेडिटर को इनवॉइस के साथ डिमांड नोटिस देना है, फिर 10 दिन के अंदर उसके पास या तो डिस्प्यूट है या फिर इनिशिएशन पेंडिंग ऑफ द सूट है या फिर पेमेंट ऑफ दी ड्यू हो जाना चाहिए, उसका प्रूफ कि हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके, वो अगर 10 दिन में नहीं होता तो उसका क्या होगा, आगे वो CIRP के लिए जाएगा। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहे तो IRP बता सकता है कि भैया ये मेरा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, ऑल्दो उसे इतना नॉलेज नहीं होता है, ये मान के चला जाता है, तो इसलिए वो हो सकता है नहीं भी बता पाएगा। देन उसके बाद आपका आता है कॉर्पोरेट डेटा, तो कॉर्पोरेट डेटा खोज जाएगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, एंड IRP ही विल बी सजेस्टिंग, एंड अकॉर्डिंगली ये लोग गए। अब 14 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आइदर एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन, और जैसे ही IRP आपका क्या, जैसे आपका एप्लीकेशन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, तो एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के साथ आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अपॉइंट होगा। व्हाई इंटरिम, वो अभी आपको समझ में आएगा, कुछ टाइम के लिए है, हो सकता है आगे यही हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बने, हो सकता है कि हमें ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पसंद ना आए। पर जैसे ही आपकी क्या होती है एप्लीकेशन, आपका जो भी क्या है एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होता है तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, और ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है इनकी कुछ ड्यूटी है अपॉइंटमेंट होते ही, और वो ड्यूटी क्या है, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट होता है तो सेक्शन नंबर क्या बोलता है, 13 बोलता है, इस इंटरिम प्रोफेशनल को एक पब्लिक नोटिस इशू करना होगा। अब पब्लिक नोटिस किस चीज का है भाई, दुनिया जहान को तो समझा दो, बता दो कि ये CIRP इनिशिएट हो गया है, किसके लिए, आपके कॉर्पोरेट डेटा के लिए। तो जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक क्लेम नहीं किया तो वो भी अपने क्लेम्स दे सकते हैं। तो यहाँ बोलता है आफ्टर द एडमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कंपलसरी है आपके इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए, किसके लिए, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल कंपलसरी है कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एडमिट होती है, मोरेटोरियम पीरियड आपका डिक्लेयर हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी देखा है 180 डेज का आपका मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, डिक्लेयर होता है। ये मोरेटोरियम पीरियड में ना तो कोई नए सूट चलेंगे आप पे, ना ही जो सूट चल रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग चलेगी, ना ही इनिशिएशन होगा, ना ही कोई ट्रांसफर वगैरह होगा, ना ही कोई रिकवरी होगी, मतलब उसे अब अकेला छोड़ दो 180 दिन के लिए, लेट हिम थिंक कि क्या करना चाहता है। अपॉइंट होगा आपका इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड इन्हें क्या करना होगा, एक पब्लिक नोटिस देना ही होगा कि भाई CIRP इनिशिएट हो चुका है। तो जैसे ही अपॉइंट होंगे, अपॉइंट होने के बाद 3 दिन के अंदर, 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट लेटर देन दैट, 3 दिन के अंदर आपका पहला काम पब्लिक नोटिस, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आपको एक क्या करना है, पब्लिक नोटिस इशू करना है। पब्लिक नोटिस में क्या आएगा, वो कॉर्पोरेट डेटा का नाम, एड्रेस जिसका CIRP हो रहा है, nature of authority, name of the authority in which corporate data incorporated registered, पार्टनरशिप फर्म है,
तो 1932 कहाँ पे भाई, कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो नेम ऑफ अथॉरिटी इन विच द कॉर्पोरेट डेटा रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। देन डिटेल किसकी, आईआरपी की डिटेल्स दो, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ आईआरपी वेस्टेड विथ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग क्लेम। खुद की डिटेल बता दो, आई एम द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा नाउ विथ मी। जैसे ही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, as and when the interim resolution professional is appointed, मैनेजमेंट जो रहता है कॉर्पोरेट डेटा का वो इनके हाथ में चला जाएगा। तो वही बोल रहे डिटेल ऑफ द आईआरपी डिटेल्स दो, बताओ कि मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटा का किसके हाथ में, एंड यही आप क्लेम रिसीव करेंगे। अगर कोई फॉल्स क्लेम किया तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द क्लेम क्या है, एंड सीआईआरपी कब एंड होगा। तो बता दो इनको, इतने दिन में इस टाइम पे सीआईआरपी एंड हो जाएगा, लास्ट डेट क्या है क्लेम की, पेनल्टी क्या होगा आपने कोई गलत क्लेम किया है। मैम ये जो अनाउंसमेंट है इसका एक्सपेंस कौन बियर करेगा, तो इनिशियली बाय एप्लीकेंट। तो यहां बोलते हैं कि इनिशियली क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बॉर्न बाय एप्लीकेंट मे बी रिम्बर्स्ड बाय कमिटी ऑफ द क्रेडिटर टू द एक्सटेंट इट रेक्टिफाइज। इनिशियली तो क्या होगा, जो एप्लीकेंट है उन्हें ही ये सारे एक्सपेंसेस बियर करने होंगे, बाद में कमिटी ऑफ द क्रेडिटर अभी एक फॉर्म होगा, अगर वो रेटिफाई करते कि बिल्कुल सही है ये सब चीजें होनी चाहिए तो वो एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट हो जाता है। दैट वी विल सी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या है नाउ, ठीक है। अब जैसे ही क्या हो गया आपका पब्लिक अनाउंसमेंट गया, भाई पब्लिक अनाउंसमेंट जा ही क्यों रहा है, पब्लिक अनाउंसमेंट जाने का रीजन ही ये है ना, क्लेम्स आपके क्लेम्स हैं आप दे दो, लास्ट डेट ये है, मिसलीडिंग मत देना, मतलब वो लोगों को बोल रहा है जिसने क्लेम अभी तक नहीं किया, आओ क्लेम दो अपने। अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे ही सारे क्लेम्स इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे ही क्या करेगा, सारे क्लेम्स ले लेगा अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। अब वो देखेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, भाई पहले क्लेम्स तो आ जाए, पता तो चले लाइबिलिटी कितनी है, फिर तो बता पाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर क्या है, फिर वो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। और उसके साथ ही साथ जैसे ही सारे क्लेम्स इकट्ठे हो जाते हैं वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करेगा। कौन है ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर, नाम से ही क्रेडिटर्स की कमिटी, लेकिन सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे होंगे, ओवरऑल सब लोग क्या होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे होंगे। देन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। समझने में अगर देर लग रहा है तो समझो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ही राइट दिया है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सिर्फ आप लोग, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सिर्फ कौन होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो वोट करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। मैम फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्या, आगे वो भी समझ में आएगा, उनके राइट्स भी नहीं गए। हाँ डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि कुछ पैसा ज्यादा होता है, सिक्योर्ड हो सकते हैं, वो अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट होता है सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर। मैम रिप्रेजेंटेटिव याद करो, फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद के लिए भी जा सकता है, किसी और के लिए भी जा सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई और भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए जा सकता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो याद करो हमने किया था, नो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, नो वोटिंग इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। ना रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, ना वोटिंग कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर आपका फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, बैंक वगैरह है, तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब
भाई बैंक का तो काम ही है, बैंक डेटर हो सकता है ना, बैंक ने इतना सारा लोगों से डिपॉजिट लिया है। हमको तो पता है कि ये यहाँ पे किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी आपके रिलेटेड, आपको किसको, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को। हाँ, अब अगर ये रिलेटेड पार्टी की बात करें, अगर ये आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटिव फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रेगुलेटर, भाई आपका अकाउंट जहां पे है, सेविंग अकाउंट जहां पे है, जो आपको कंट्रोल वगैरह करता है। अब ऐसे मेरा एचडीएफसी में बैंक है, मेरा एचडीएफसी बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट है, वही मेरा क्या करता है, ट्रांजेक्शन देखता है, मेरे अकाउंट्स को कंट्रोल करता है, वो रिलेटेड तो है। बट ये क्लॉज वहां नहीं लगेगा, ये क्लॉज क्या नहीं होगा, वहां पे नहीं लगेगा। यहीं पे हम इसके साथ में वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा है कि बैंक जहां पे आपका अकाउंट है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है बैंक, मतलब वो बैंक आपके अकाउंट के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल वगैरह करता है, क्यों नहीं लगता वहां पे। तो यही चीज आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में दी हुई है। या फिर क्या हुआ है, जिस कन्वर्जन हो गया इक्विटी शेयर्स का, इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी डेट, वहीं पे आपको 2% ऑफ द वोटिंग पावर वाली चीज भी समझ में आएगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेट, डेट कन्वर्ट हुआ है इक्विटी में, उसके कारण अगर कोई आपका होल्डिंग 2% और अबाव रख रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर रिलेटेड पार्टी, वो आपकी रिलेटेड पार्टी कंसिडर नहीं होगी। हम पढ़ेंगे अभी रिलेटेड पार्टी क्या है। नाउ हमने जैसा कि बोला कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन होना चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर या उनके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई ट्रस्टी हो सकता है, एजेंट हो सकता है जिसे आपने ऑथोराइज किया हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पे बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर दे देगा, सारी की सारी लिस्ट दे देगा किसकी, फाइनेंशियल क्रेडिटर की, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम भी इंक्लूड होगा। मतलब क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम इंक्लूड करके, अभी आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्रोनोलॉजी होती है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और वहां पे रिजोल्यूशन प्लान में सबसे पहली चीज ये है कि ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या है, अमाउंट, इसको फीस वगैरह देनी है, वो आपको प्रायोरिटी में रखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये अपने नाम के साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की पूरी लिस्ट देगा, ठीक है। टू एक्ट एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंपनी ऑफ क्रेडिटर, अपनी पूरी लिस्ट दे देगा। ये रहे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये रहा क्या आपके, उसका खुद का नाम, उसकी डिटेल सारी दे देगा मीटिंग के पहले। फिर यहाँ पे बोलते हैं क्या कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अगर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है तो उसकी भी कुछ कॉस्ट लगेगी, तो वही चीज बोला रेम्यूनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट और डॉक्यूमेंट, जो रेम्यूनरेशन डेट और डॉक्यूमेंट में डिसाइडेड है वो रेम्यूनरेशन इनका क्या होगा, कॉस्ट होगी, और वो आईआरपी की क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि रिलेटेड पार्टी क्या है, और यहाँ पे ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्यों बना। देखो भाई, रिजोल्यूशन प्लान में आप जा ही, सीआईआरपी की प्रोसेस में आप जा ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको डाउट है पैसा नहीं मिलेगा। उन सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन है, आपके सारे क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इकट्ठा करो उनको। अब ये डिसाइड करेंगे कि आगे कंपनी का क्या होगा। नॉर्मली 51% पे चीजें डिसाइड होती हैं, मेजॉरिटी हो जाएगा, 51% तो डिसीजन देते, लेकिन अगर आपको सपोज करो विड्रॉ करना है, आपने एप्लीकेशन की किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत सीआईआरपी स्टार्ट करवाना चाहते हैं, यू वांट टू विड्रॉ दैट, वहां पे अगर आप विद इन 14 डेज, देखो एडमिट करने का टाइम कितना होता है, 14 दिन, राइट।
CIRP प्रोसेस इनिशिएट एंड एडमिट करने का टाइम 14 डेज होता है एडजुडिकेटिंग को, तो उस 14 दिन में आप वापस चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो विड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, तो 90% क्रेडिटर्स का क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। और इसके अलावा कोई भी डिसीजन अगर आपका इस CIRP प्रोसेस के लिए है, 66% क्या होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। तो इन जनरल नॉर्मल कोई डिसीजन लेना है, मेजॉरिटी। CIRP उससे रिलेटेड लेना है 66%, लेकिन 14 डेज में विड्रॉ करना चाहते हो तब 90% लगेगा। अब बोलता है कमिटी ऑफ द क्रेडिटर के पास राइट है कि वो टू रिक्वायर IRP टू फर्निश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनी टाइम। भाई सीधी बात है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मसीहा बनके ही तो IRP आया है कि मैं तुम्हारे लिए सारे काम संभालूंगा। तो अगर कभी भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखनी है तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स किससे, IRP से, कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब वो रिक्वेस्ट करेंगे 7 डेज के अंदर उसे क्या करना होगा, 7 डेज के अंदर चीजें देनी होंगी। as well as IRP to give such within 7 days of request, as well as जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनता है विद इन कंस्टिट्यूशन ऑफ 7 डेज, कंस्टिट्यूशन होते से ही 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट मीटिंग भी 7 डेज में होगी, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो भी 7 डेज में क्या होना चाहिए, कंप्लाई होना चाहिए। अब जब तुमने एप्लीकेशन की थी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए था, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सारे के सारे क्लेम मंगवाए, पब्लिक नोटिस किया, और क्लेम और पब्लिक नोटिस के बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट किया। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की पहली मीटिंग 7 दिन के अंदर इसे कंस्टिट्यूट करनी है। अब उस मीटिंग में होगा क्या, तो उस मीटिंग के अंदर ये जो तुम्हारा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसे अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह अपॉइंट करेंगे। प्रोबेशन पीरियड होता है ना जैसे तुम्हारा जॉब में, वैसा ही। तो इंटरिम को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर को लगे नहीं यार ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है इंटरिम तक चल रहा था ये, अब कोई और चाहिए था, रिप्लेस भी हो सकता है। तो सेम पर्सन भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो इफ रिजॉल्व टू कंटिन्यू IRP, अगर आप चाहते कि इसी को कंटिन्यू करना है तो आपको इसको खुद को बता दो, IRP को, कमिटी डेटर्स को बता दो, कॉर्पोरेट डेटर को और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि हमको तो भैया इसी के साथ कंटिन्यू करना। नहीं तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और प्रपोज करो आप किसको अपॉइंट करना चाहते हो, आपको बताना पड़ेगा। आप फिर उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम फॉरवर्ड करो बोर्ड को, या तो बोर्ड को अच्छा लगेगा कंफर्म करेगा, अगर अच्छा नहीं लगा बोर्ड को तो अब बोर्ड नेक्स्ट 10 डेज के अंदर बोर्ड बताएगा कि इसे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाओ। एंड देन जैसे ही बोर्ड ने ऑर्डर दिया विद इन 10 डेज के अंदर कि इन भाई साहब को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाओ, आप उसी को बना लोगे। लेकिन हम उस 10 दिन तक क्या करें, कौन काम करेगा, तब तक आपका यही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, जब तक आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं होता आपका IRP क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। डन। अब मैम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो बना रहे थे वहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहिए, यस, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो क्या करेंगे। देखो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से ही बना होगा आपका कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये, RP इज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग, अब सारी की सारी मीटिंग इसने ही करवानी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो क्या करोगे, इन दैट केस या तो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके रिलेटेड पार्टी है,
तो अब क्या करें, तो ऐसे केस में 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर आपके क्या होंगे, मीटिंग में आएंगे, वही कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, इसको मत भूलना। एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय इलेक्ट करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का, तो वेजेस कमिटी मतलब वर्कमैन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय का भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। मैम अगर 18 आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर 18 भी नहीं है तो क्या करोगे, देयर इज ओनली 7 ऑपरेशनल क्रेडिटर, इन दैट केस जितने हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, सिंपल। देन इसके बाद बोलते हैं आईआरपी को क्या करना है, ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये रिपोर्ट फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भाई कमिटी का गठन हो चुका है, कमिटी की फर्स्ट मीटिंग 7 डेज में होगी, वहां पे आईआरपी से आरपी बनेगा, रिप्लेस हो सकता है, नया आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे certifying constitution of committee of creditor on before the expiry of 30 days from date of appointment of IRP। सिंपल सी बात है, आईआरपी जब आया था, कब आया था, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हाँ करी थी, आईआरपी आया, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने किसी आईआरपी को नहीं बताया था तो बोर्ड ने आईआरपी अपॉइंट किया था, तो जैसे ही आईआरपी आया वहां से 30 दिन के अंदर ये खबर किसके पास जानी चाहिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन गया। कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनने के बाद 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग होनी चाहिए, आईआरपी अपॉइंट होने के बाद 3 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस इशू होना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद हम बोल सकते हैं भाई हाँ मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग है, मीटिंग का नोटिस, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यही कंडक्ट करेगा मीटिंग, और नोटिस हर एक पर्सन को जाए, हर एक पर्सन मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर के हर मेंबर को, पार्टनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सस्पेंडेड क्यों लिखा है, याद करो, आईआरपी आता है तो आपका मैनेजमेंट किसके हाथ में जाता है, आईआरपी मतलब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उन मेंबर्स को। और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जिन पे ड्यू कितना है, कम से कम 10% का तो ड्यू है, ओवरऑल टोटल डेट जितना है उसका 10% इनको देना, नॉट लेस देन दैट, उनको भी भेजो। क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर मीटिंग में आ सकते हैं लेकिन वोट कर पाएंगे, नहीं। क्या रिलेटेड पार्टी वोट कर पाएगी, नहीं, ठीक है। मैम कोरम कितनी होगी, 33% ऑफ द वोटिंग राइट प्रेजेंट इन द मीटिंग वेदर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो और ऑडियो मीन्स, मतलब वही ऑडियो वीडियो दोनों होने चाहिए, ऑडियो वीडियो मीन्स, ठीक है। अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी, सेम टाइम प्लेस ऑफ नेक्स्ट डे, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट डे को क्या हो जाएगी, एडजॉर्न। प्रोसीजर आई होप समझ में आ रही होगी, पहले कौन अपॉइंट हुआ, फिर उसके बाद कब कमिटी ऑफ क्रेडिटर आया, कब आईआरपी को आप आरपी बनाओगे। अब आता है कि मैम ये जब आप अपॉइंटमेंट कर ही रहे हो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, तो बताया था ना 66% वोटिंग, जनरल चीजें 51, विड्रॉल 90%, और अब इसको अपॉइंट करना है आईआरपी को आरपी की तरह या किसी और पर्सन को, तो यहाँ 66% और मोर की वोटिंग होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो भाई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए बोलता है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाए हमारे कॉर्पोरेट डेटा के यहाँ। who can be the independent director, इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो, तो सारे जो क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, वो चाहे वो हो, ये पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, दे शुड बी एलिजिबल टू बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो दे आर एलिजिबल टू बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही ऑल पार्टनर्स ऑल्सो और डायरेक्टर, ही ऑल पार्टनर डायरेक्टर। फीस क्या होगी, तो सबसे पहले ये फीस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी, जो मैंने बताया सीआईआरपी की कॉस्ट, उसमें इसकी फीस होगी, एंड हैज प्रायोरिटी ओवर अदर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, दूसरी कॉस्ट से पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, इसलिए तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में अपना नाम भी लिख के देता है। अब आते हैं हम कहाँ पे,
डायरेक्ट वापस आते हैं हम, याद है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन करनी थी। कौन है भाई रिलेटेड पार्टी? आपका डायरेक्टर, आपका पार्टनर, आपका डायरेक्टर, आपका पार्टनर और डायरेक्टर पार्टनर का रिलेटिव। तो आपका डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर पार्टनर मतलब कॉर्पोरेट डेटर तुम्हारा खुद का डायरेक्टर, फाइनेंशियल क्रेडिटर तुम्हारा पार्टनर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, उनके रिश्तेदार नहीं चलेगा। की मैनेजर पर्सनल और उसके रिलेटिव नहीं चलेंगे। तो डायरेक्टर, पार्टनर, केएमपी, डायरेक्टर, पार्टनर, केएमपी और उसके रिलेटिव नहीं चलेंगे। फिर इसके बाद ऐसी कोई फर्म जिसमें तुम्हारे ही डायरेक्टर, पार्टनर और वही मैनेजर या उनके रिलेटिव्स पार्टनर है। किसी फर्म में जहाँ पे तुम डायरेक्टर, पार्टनर, उसके फर्म जिसके डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर या फिर उसके भी रिलेटिव्स अगर किसी फर्म में पार्टनर भी नहीं चल पाएगा। प्राइवेट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर डायरेक्टर हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर डायरेक्टर हैं एंड मोर देन 2% विद द रिलेटिव शेयर कैपिटल। याद आया, बोला था ना वो 2%। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर विद द रिलेटिव 2% से ज्यादा होल्डिंग रखता है शेयर कैपिटल की। और यही चीज जब पब्लिक कंपनी होगी तो मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल। क्यों पेड अप? यहाँ पे शेयर क्यों? पब्लिक कंपनी में पैसा लगा है पब्लिक का, तो वहां पे पेड अप कितना आया उसको देखो। तो अगर प्राइवेट कंपनी में मोर देन 2% शेयर कैपिटल एंड पब्लिक कंपनी में मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्डिंग रखते हो, देन या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एक्ट करते हैं ऑन ऑर्डर ऑफ अनदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजर जो है कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर के डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर के एडवाइस पे किसी बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर, मैनेजर्स अगर एक्ट करते हैं या फिर हमारे डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर किसी और के बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर, मैनेजर के बातों पे हम एक्ट करते, तो आपस में क्या हो गए? ये दोनों भी रिलेटेड हो गए। या फिर और इजीजियम, या फिर बोलता है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, किसी पर्सन जिसके एडवाइस पे हमारे डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर चलते हैं या फिर हमारे डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर के एडवाइस पे जो चलता है रिलेटेड। देन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर का होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। देन कोई भी पर्सन जो ये देखो होल्ड करता है 20% वोटिंग राइट। आगे ये बात वहां पे बोला था ना मैंने, डेट अगर आपकी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ है तो उसके कारण सपोज करो 20% से ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास है, तो यू आर नॉट रिलेटेड ओवर देयर। जनरली अगर आप वोटिंग रखते हो, आपने होल्ड करा है 20%, डेट टू इक्विटी की बात नहीं चल रही, नॉर्मली 20% से अबाव वोटिंग राइट है, आप रिलेटेड हो। या फिर एनी पर्सन, फिर यहाँ बोलते हैं वेयर कॉर्पोरेट डेटा कंट्रोल्स और होल्ड। देखो या तो कोई और पर्सन हमारे कंट्रोल करे या हम किसी और के यहाँ 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर रखे, दोनों में ही ये रिलेटेड। या फिर ऐसा कोई पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी का कंपोजिशन अपने कंट्रोल में रखता है। ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन एज वेल एज कंपोजिशन जो भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, गवर्निंग बॉडी का, उसके कंट्रोल में, तो वो रिलेटेड है। ऐसे लोग आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे तो वोट कैसे करने देंगे? एंड देन ऐसा कोई पर्सन जो पॉलिसी मेकिंग में एसोसिएटेड है या फिर मोर देन 2 कॉमन डायरेक्टर्स बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर्स एंड सच पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जो आपके यहाँ की पॉलिसी मेकिंग करता है। ऐसा कोई पर्सन जहाँ पे जो डायरेक्टर और हमारे यहाँ जो डायरेक्टर्स है 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स कॉमन है। या फिर ऐसा कोई पर्सन जहाँ इंटरचेंज इजीली कर सकते हो, क्या मैनेजर, पर्सनल, केएमपी इंटरचेंज हो रहे, तो ये सब आपके रिलेटेड पार्टी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रिलेटेड पार्टी कौन है? या तो केएमपी इंटरचेंज हो रहे,
या तो दो डायरेक्टर, दो या दूसरा डायरेक्टर यहाँ पे भी वहां पे भी एक कॉमन है, या फिर पर्सन एसोसिएट कंपनी। पर्सन क्या है, एसोसिएट टू अ कॉर्पोरेट डायरेक्टर, जहां वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हमने कहीं होल्ड किया है, कोई हमारे यहाँ होल्ड कर रहा है। हम किसी के एक्ट पे चलते हैं, जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर किसी और के हिसाब से चल रहा है, या हमारे हिसाब से किसी और के डायरेक्टर, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर मैनेजर एक्ट करते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ये भी हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है किसी प्राइवेट कंपनी में मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल, और पब्लिक में मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी है। डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, उनके रिलेटिव, केएमपी, उनके रिलेटिव नहीं चलेगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली है। तो ये है आपका रिलेटेड पार्टी। सो दिस इज व्हाट रिलेटेड पार्टी इज। So this is part first for your IBC. इतना पहले आप कवर अप करो, अच्छे से समझ लो, यही है सब कुछ, ओवरऑल फ्लो ही यही है। हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तक आ चुके हैं। एंड सॉरी फॉर लिटिल बिट डिस्टर्बेंस ओवर देयर, आई एम हैविंग सम थ्रोट इन्फेक्शन, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। सो बीच बीच में मुझे रुकना पड़ता है, मैं नहीं बोल पा रही। तो थोड़ा सा वो तकलीफ है, तो इसलिए हो सकता है बीच बीच में आपको लगा हो कि ऐसे ऐसे बार बार करना पड़ रहा है, रुक रही हूँ, तो दैट इज लिटिल बिट प्रॉब्लम हो रही है मेरे थ्रोट में, सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा इसीलिए मुझे बहुत स्लो स्लो भी बोलना पड़ा। आई विल रिकमेंड 1.5 की स्पीड पे आप इस लेक्चर को देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरे जो हैंड रिटन नोट्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, उस पे आप देख लो। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी हार्डली 1 आवर का ही होगा, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लिक्विडेशन प्रोसीजर। ठीक है, 3 पार्ट्स में मैं आईबीसी अपलोड करूंगी, क्योंकि प्री पैक्ड भी है। प्री पैक को मैं छोटा सा, वो आधे घंटे का भी नहीं, 20 मिनट का होगा, उसे लेकिन हम अलग ही रखेंगे। तो 3 पार्ट्स में आईबीसी अपलोड होगा। आज का ये 1-1.25 घंटे का जितने का भी था ये हो जाएगा। फिर आपके लिए आएगा लिक्विडेशन वगैरह, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एंड थर्ड आपका आएगा प्रीपेड इंसॉल्वेंसी, तो बकायदा आपको एक समझो फुल क्लास ही होगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, दैट आर ऑलरेडी इन योर क्वेश्चन बैंक। तो हम कल भी ऐसे क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस के साथ इनको कवरेज में ले लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, होप द क्लासेस वर गुड फॉर यू। ओके।